नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था आयुर्वेद के बारे में, और दूसरा हमने योग और प्राकृतिक चिकित्सा इसके बारे में देख लिया था। अब इसमें हम यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी इसके बारे में देखेंगे। तो इन तीनों को यहीं निपटा दूंगा मैं। तो 2 लेक्चर में ये पूरा आयुष ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगे उसमें आयुर्वेद के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, योग के अंदर जो चीज़ें हैं वो खोल के पढ़ेंगे उसको। ठीक। तो देखिए यूनानी, सबसे पहले देखिए यूनानी। अब जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है इसको पहले पूरा पढ़ देता हूँ मैं। ठीक है, ये वही डेटा है, पूरा वहीं से डेटा है, पूरा पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको आपको बाइफरकेट कर दूंगा। तो ये पहले ग्रीस में आई, जैसे यूनानी नाम है उसका। फिर अरबों द्वारा हिप्पोक्रेटस और जलीनोस की शिक्षाओं के आधार पर एक विस्तृत चिकित्सा विज्ञान के रूप में विकसित हुई। उस समय से यूनानी चिकित्सा को ग्रीको अरब चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। जैसे इंडो ग्रीक बोलते हैं ना, तो ग्रीको अरब, तो ग्रीक यानी यूनान और अरब, तो दोनों लोगों ने मिलकर डेवलप किया, तो ग्रीको अरब चिकित्सा के रूप में जाना गया इसको। हिप्पोक्रेटिक मेडिसिन के 3 मूल सिद्धांत। हिप्पोक्रेटस जानते हैं ना आप, कि जब वो, आपने 3 इडियट्स देखा होगा, तो उसमें जब उसके बाप को इलाज करना रहता है ना, हाँ किसके, वो जी सरमन जोशी। तो जब वो करीना कपूर को बोलता है कि चलो चलो इमरजेंसी है, तो मना करती है, तुमने मेरे बाप को ऐसा बोला वैसा बोला, तो वो हिप्पोक्रेटस की कसम याद दिलाता है। तो जो भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं तो उनको हिप्पोक्रेटस की कसम दिलाई जाती है कि किसी परिस्थिति में तुम इलाज करोगे, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे कोई भी हो। तो ये हिप्पोक्रेटस वही है जिसकी कसम ओथ दिलाई जाती है। तो हिप्पोक्रेटिक मेडिसिन के 3 प्रिंसिपल हैं। पहला ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस और रेशनैलिटी या लॉजिक। ये 3 प्रिंसिपल हैं, अवलोकन करना, अनुभव करना और तर्क संगत रूप से बैठाना। ठीक। जो आज भी, मतलब या अभी भी चिकित्सा और साइंस के क्षेत्र में मान्य है। यह सिद्धांत हिप्पोक्रेटिक सिद्धांत कहलाता है। हिप्पोक्रेटिक, ठीक है, हिप्पोक्रेसी अलग चीज़ है, जिसके तहत 4 देह द्रव अर्थात रक्त, कफ, पीला पित्त, काला पित्त, मतलब यूनानी चिकित्सा पद्धति में 4 देह द्रव होते हैं। देह यानी शरीर, द्रव्य यानी जो लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है। तो रक्त हो गया, कफ हो गया, पीला पित्त हो गया और काला पित्त हो गया। पीला पित्त का मतलब यहाँ पे जो पित्ताशय है उससे होगा, और काला पित्त का मतलब कुछ तो हो गई, यवा की बात कर दिया ना। तो रक्त, कफ, पीला पित्त, काला पित्त, ठीक है। तथा जीवंत मानव शरीर की अवस्थाओं के 4 गुण होते हैं, गर्म, ठंडा, नम, शुष्क। ये जो है यूनानी के अंदर बात चल रही है, यूनानी चिकित्सा पद्धति की। फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के रूप में दर्शाया गया है किसे, ठंडा, गर्म, गर्म, ठंडा, नम, शुष्क को पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के रूप में बताया गया है। ग्रीक विचारों की अरब चिकित्सक द्वारा 7 सिद्धांतों, ठीक है, के रूप में रखा गया है। तो अब ये जो 7 सिद्धांत है ये कौन कौन से देख लीजिए। इसमें पहला है तत्व, जिसे हम कहते हैं, सॉरी, पहला है इसमें तत्व, जिसे कहा जाता है यूनानी उसमें अरकान। स्वभाव, ये अरबी शब्द है सब। तत्व को बोला गया अरकान। तो ये 7 की बात कर रहा है ना, 7 सिद्धांत। तो पहला आपका हो गया क्या, तत्व यानी अरकान। दूसरा हो गया आपका स्वभाव, मतलब मिजाज। तो नहीं बोलते आपका आज मिजाज जो है वो थोड़ा सही नहीं है। फिर तीसरा है देह द्रव यानी अखलात। चौथा है अंग यानी आजा। पांचवा है रूह यानी अरवाह। छठवा है शक्तियाँ यानी कुवा। और सातवां है कार यानी अफाल। इस पद्धति में यह माना जाता है कि ये सिद्धांत शरीर के गठन और इसके स्वास्थ्य में शामिल थे। इस पद्धति में यह माना जाता है कि ये सिद्धांत शरीर के गठन और इसके स्वास्थ्य के साथ साथ रोगग्रस्त स्थितियों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो जो 7 सिद्धांत तो दिए हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि जो 7 सिद्धांत है उससे शरीर का गठन भी होता है, और जो उसकी रोगग्रस्त स्थिति है उसके लिए वो जिम्मेदार है। फिर WHO ने यूनानी चिकित्सा पद्धति को मानव आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक पद्धति के रूप में मान्यता दे दी है। यूनानी सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में से एक है,
और चीन, मिस्र, भारत, इराक, फारस, सीरिया के चिकित्सा की प्राचीन पारंपरिक पद्धतियों पर आधारित है। इसे अरब चिकित्सा भी कहा जाता है। ठीक है भाई साहब। अब यूनानी चिकित्सा जो है मनुष्य की स्वास्थ्य दशा पर परिवेश और पारिस्थितिक स्थितियों के प्रभाव को पहचानती है। रोग की स्थिति के इलाज के अलावा यूनानी चिकित्सा रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर बहुत जोर देती है। मतलब यूनानी चिकित्सा जो है एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति में उसके स्वभाव के लिए उपयुक्त जीवन शैली, आहार, वातावरण ये सब निर्धारित करती है। जबकि बीमारी की चपेट में आए लोगों के लिए स्वास्थ्य बनाए रखने और बीमारी रोकने हेतु विशेष आहार, नॉन ड्रग मैनिपुलेशंस या आहार नियम और यहाँ तक कि दवाओं को कंट्रोल निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो भाई ये जो पद्धतियाँ हैं प्राचीन, ये रोकथाम की बात ही बोलती हैं और कुछ हो गया है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की बात करती हैं। तो वो हो गया आपका यूनानी। अब आते हैं सिद्धा में। तो जो सिद्धा है वो आपका ये बोल रहा है कि भारत में प्राचीन व्यापक चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। बिल्कुल आपको सब में आयुर्वेद में, योगा में, यूनानी में, सिद्धा में, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में, सोवा रिगपा में, सब में आपको क्या लिखना है कि यह एक, मतलब आयुर्वेद में तो लिखना है, योगा में भी लिखना है, नेचुरोपैथी में भी लिखना है, यूनानी में नहीं लिखना, ठीक है। सब बाकी सब में आपको लिखना है। और होम्योपैथी में तो यूनानी और होम्योपैथी, ठीक है, इन दोनों में, यूनानी और होम्योपैथी इन दोनों को बस छोड़ करके सब में आपको लिखना है कि भारत की एक प्राचीन व्यापक चिकित्सा पद्धति है ये। ठीक है। अब सिद्धा के बारे में देख लो। तो सिद्धों द्वारा अत्यधिक व्यवस्थित प्रौद्योगिकी के साथ बताई गई हीलिंग डायमेंशन का नाम सिद्ध चिकित्सा पड़ा। सिद्ध पद्धति का विकास 10,000 से 4,000 बीसी पूर्व का माना जाता है। सिद्ध पद्धति समग्र दृष्टिकोण के साथ निवारक भी करती है, प्रोत्साहक भी करती है, उपचार भी करती है, कायाकल्प भी करती है, पुनर्वास भी करती है। ठीक है। सिद्ध शब्द मूल शब्द सिद्धि या सिद्धि से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवन कलाओं, जो जीवन की कला है, आर्ट ऑफ लाइफ है, जैसे कि दर्शन, जैसे कि योग, जैसे कि ज्ञान, जैसे कि कीमिया मतलब केमिस्ट्री, जैसे कि चिकित्सा, और इनसे ऊपर दीर्घायु कला में पूर्णता, स्वर्गीय आनंद और संस्कारिता प्राप्त करना। सिद्ध पद्धति में अनिवार्य रूप से दार्शनिक अवधारणाएं शामिल होती हैं, ठीक है, जिनमें औषध रसायन, चिकित्सा अभ्यास, यौगिक अभ्यास और ज्ञान ये सब आते हैं। सिद्ध पद्धति का नाम सिद्धर नामक संस्थापकों के नाम से पड़ा, जिन्होंने अपनी यौगिक जागरूकता और प्रयोगात्मक निष्कर्षों से प्रकृति की वास्तविकता और मनुष्यों के साथ इसके संबंधों का पता लगाया और लोगों को समझाया भी। सिद्धर अगस्थियार को सिद्ध चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ठीक है। देखिए एक बार हटा देते हैं फिर देखते हैं। तो क्या बोला, सिद्धर अगस्थियार जो है ना, इनको सिद्ध चिकित्सा का जनक बोला जाता है। ठीक है। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि सिद्धा क्या कहनी चाह रही है। फिर यहाँ पे सिद्ध चिकित्सक अपने निदान को 3 देह द्रव्यों और 8 महत्वपूर्ण परीक्षणों पर आधारित करते हैं। सिद्ध पद्धति में उपचार का उद्देश्य 3 महत्वपूर्ण जीवन कारकों को संतुलन में रखना है और 7 शरीर धातुष के रखरखाव में। विशेष उपचार बाहरी चिकित्सा तकनीक जैसे कि प्रेशर मैनिपुलेशन थेरेपी, जिसे वरम बोल सकते हैं, फिजिकल मैनिपुलेशन थेरेपी, बोन सेटिंग, सिद्ध योगम पद्धति की ताकत है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो सिद्धा है ये साउथ से निकला, प्राचीन है, 10 से 4,000 बीसी की बात चल रही है इसमें। साथ ही सिद्धर अगस्त्यार जो है इस चिकित्सा के जनक हैं। साथ ही इससे आप जो मतलब लाइफ है, ठीक है, जो कि आर्ट है, तो वो कैसे आर्ट है बताता है कि दर्शन, योग, कीमिया, ज्ञान, चिकित्सा, जिनसे ऊपर दीर्घायु कला में पूर्णता, स्वर्गीय आनंद और संस्कारिता प्राप्त करना, इन सब के बारे में बात करता है। साथ ही कुछ दार्शनिक अवधारणाएं हैं इसकी, जैसे औषध रसायन, जैसे चिकित्सा अभ्यास, जैसे यौगिक अभ्यास, जैसे ज्ञान। ठीक है। ये सब हमने देखा सिद्धा में। अब आते हैं सोवा रिगपा में। सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा आप इसको बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो एरिया है कौन सा वाला, तिब्बत वाला,
वहाँ इसका बहुत विकास हुआ और लगभग लगभग 75% तो ये आयुर्वेद ही है। तो आमतौर पर आमची की दवा के रूप में जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र के कई हिस्सों की पारंपरिक दवा है ये। ठीक है। बोधि भाषा में सोवा रिगपा का अर्थ है उपचार का विज्ञान। ठीक। यह 2500 वर्षों से पहले भारत में भगवान बुद्ध से उत्पन्न हुआ और कई एशियाई देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य में बड़ी भूमिका निभाता है। पब्लिक हेल्थ में, समझ रहे हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य में तो भारत में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम, दार्जिलिंग, ये ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मोनेस्ट्री हैं, बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं, उन जगहों पे, हिमालय क्षेत्रों पे, भारत की तिब्बती बस्तियों में पारंपरिक चिकित्सा के रूप में ये फैला हुआ है। इसके बारे में थोड़ा और अगर हम जानें तो क्या हुआ, भारत सरकार ने सितंबर 2010 में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद एक्ट 77 में संशोधन करके सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी है। मतलब ये मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है भाई साहब। साथ ही नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा जो लेह द्वारा अध्ययन किया गया, उसके अनुसार नागार्जुन वाघभट्ट, चंद्रानंद भालिपा आदि प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों द्वारा लिखित बौद्ध कैनन स्टेन ग्यूर में 22 अलग अलग आयुर्वेदिक कृतियाँ हैं। ठीक है। ये आयुर्वेद कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं जो तब भारत में लोकप्रिय थे। इनमें से अधिकांश ग्रंथों का अनुवाद 8वीं से 17वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारतीय और तिब्बती विद्वानों द्वारा किया गया था। ठीक है। अब आप सिद्धा भी समझ गए, सोवा रिगपा भी समझ गए। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ें बस जानना था। फिर आते हैं हम होम्योपैथी में। अगला है होम्योपैथी। होम्योपैथी में क्या करना है, बस आपको इसमें 2-3 चीज़ समझनी है कि इसके जो कुछ प्रिंसिपल हैं वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई हमको समझो। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ये, कुछ पदार्थ बीमारी से पीड़ित लोगों की तरह ही, कुछ पदार्थ बीमारी से पीड़ित लोगों की तरह ही स्वस्थ लोगों में भी बीमारी के लक्षण पैदा कर सकते हैं। क्या बोल दिया, ये पदार्थ है, तो ये पदार्थ बीमारी से पीड़ित लोगों की तरह है। जो कोई बीमार है, कोई बीमार नहीं है, कुछ पदार्थ, ये पदार्थ बीमारी से पीड़ित लोगों की तरह है, स्वस्थ लोगों में बीमारी लक्षण पैदा कर सकते हैं। ठीक है। अभी बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है लेकिन आपको इजी वे में अभी समझा दूंगा मैं। ठीक है। फिर क्रिश्चियन फ्रेडरिक, आगे लाइन आएगी आप समझ जाएंगे। क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, हनीमून नहीं, हैनीमैन, ये एक जर्मन डॉक्टर था जिसने वैज्ञानिक रूप से इस घटना की जांच की और होम्योपैथी के मौलिक सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया। ठीक है। होम्योपैथी को 1810 ईस्वी के आसपास यूरोपीय मिशनरी जो थे वो भारत लाए और 48 में संविधान सभा और फिर संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा इसे ऑफिशियल मान्यता मिल गई भारत के लिए। ठीक। अब क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव, तो इसमें 3 सिद्धांत हैं। एक पहला सिद्धांत ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। पहला क्या बोल रहा है, सिमिलिया सिमिलीबस कोयंतूर। इसमें कहा गया है एक दवा जो स्वस्थ मनुष्य में लक्षण पैदा कर सकती है वहीं बीमारी से पीड़ित मनुष्यों में लक्षणों को ठीक करने में सक्षम हो सकती है। अब देखिए, बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको इसके लिए। एक मेडिसिन है, उसका नाम क्या है, एलियम सेपा। ठीक है। कैसे बनती है, प्याज से बनती है। अब इसका यूज़ कैसे होता है देखिए, जब किसी को कॉमन कोल्ड हो जाए, नोच से पानी जैसा बहने लग जाए, ठीक है, और आंखों से भी इरिटेशन हो जैसे प्याज खाने पे होती है। ठीक। तो देखिए, जैसे कि कोई आदमी है, स्वस्थ है, वो प्याज काट रहा है, उसकी आँख से पानी निकल रहा है। ठीक है। प्याज काट रहा है, उसके आँख से आंसू निकल रहे हैं, स्वस्थ व्यक्ति है वो। ठीक है। लेकिन कोई बीमार व्यक्ति है, प्याज नहीं काट रहा पर उसके आँख से आंसू निकल रहा है, तो उसको प्याज से बनी ऐसी दवा दी जाएगी ताकि उसकी सर्दी और आंसू ठीक हो जाए। नहीं समझे और समझिए, जो सब्सटेंस या जो पदार्थ किसी हेल्थी इंसान में कुछ सिम्टम्स लाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको अब थ्योरी बता दूं फिर एग्जांपल बताता हूँ कि जो पदार्थ किसी स्वस्थ व्यक्ति में कोई
लक्षण लाएगा, सिम्टम्स लाएगा। तो वही पदार्थ जो जब हम उसको थोड़ा डाइल्यूट कर देंगे और डाइल्यूट फॉर्म में किसी को देंगे, तो वो उस सिम्टम को क्योर कर देगा, उस जो बीमार आदमी है उसमें। जैसे प्याज काटने से क्या होता है, आंखों से पानी, नाक बहना, इरिटेशन। अगर किसी पेशेंट को भी ऐसे ही सिम्टम्स हैं कि उसकी आंख से पानी, नाक से पानी बह रहा है और इरिटेशन हो रही है, तो उसे क्या दिया जाता है, एलियम सेपा, जो प्याज से बनाई गई दवा है। ठीक है। अब जैसे देखिए, एक होता है अर्निका मोंटाना। ये किस लिए होती है, चोट लगने पर बॉडी पेन, थकान, ये सब दूर कर देती है। और कब देते हैं इसको, गिर जाने के बाद या मसल्स में दर्द होता है तब देते हैं। अगर कोई फुटबॉल खेलते वक्त गिर गया, तो स्वेलिंग और पेन के लिए अर्निका बेस्ट होती है। ठीक है। अब और समझिए, जैसे किसी व्यक्ति को मधुमक्खी ने काट लिया, हेल्दी पर्सन है कोई, उसको मधुमक्खी काट ली, तो मधुमक्खी काटी तो उसको सूजन आ गई, जलन हुई, ठीक है, लाल हो गया पूरा, बर्न होने लग गया, ये होने लग गया, मतलब मैं स्वस्थ हूँ। अभी मेरे को एक मधुमक्खी आके काट जाए तो क्या होगा, सूजन हो जाएगी, जलन होने लगेगी, लाल हो जाएगा वाला हिस्सा, और बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी। ठीक है, ये सब होगा। अब होम्योपैथी में इसका कैसे यूज होगा, अब एक व्यक्ति है जिसमें तो सब स्वस्थ था, एक व्यक्ति है जो बीमार है, ठीक है, और उस पे उसके जो लक्षण दिख रहे हैं, सूजन, जलन, बर्निंग सेंसेशन, ये सब हो रहा है उसको, ठीक है, एलर्जी हो रही है, स्किन रैशेस हो रहे हैं, ये सब हो रहा है उसको, तो उसको जो है एपिस मेलिफिसिया दिया जाता है, जो कि इसी मधुमक्खी के कुछ कुछ उससे बनती है। समझ गए आप। और समझिए, हेल्दी पर्सन पर इफेक्ट किसका, कॉफ़ी पीने का। कॉफ़ी पीने से नींद उड़ जाती है, माइंड ओवर एक्टिव हो जाता है। ठीक है। अब होम्योपैथी में क्या होगा, कॉफ़ी क्रूडुआ उन लोगों को दिया जाता है, एक कॉफ़ी कॉफ़ी क्रूडुआ एक दवाई होती है, वो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनको एक्साइटमेंट, टेंशन या ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं आती। समझ गए। तो ये है पहला सिद्धांत, सिमिलिया सिमिलिबस क्योरंतुर, तो सर अगर रसियन बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। फिर सिंगल मेडिसिन का दूसरा सिद्धांत, तो दूसरा सिद्धांत है सिंगल मेडिसिन, उपचार के दौरान किसी विशेष रोगी को एक समय में एक दवा दी जानी चाहिए। ठीक है। फिर मिनिमम डोज, कि किसी दवा की न्यूनतम खुराक जो बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के उपचारात्मक कार्रवाई को प्रेरित करेगी। पहला बोल दिया भाई, जो जो स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण दिखे, है ना, ऐसे ही पदार्थों से एक ऐसी चीज़ बनाओ जो अस्वस्थ व्यक्ति को ठीक कर दे। दूसरा सिद्धांत सिंगल मेडिसिन, एक ही मेडिसिन दो, उपचार के दौरान किसी विशेष रोगी को एक समय में एक दवा दो। तीसरा, मिनिमम दवा दो, कम से कम दवा दो। ठीक है, ये बोल रहा है। होम्योपैथी इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी बीमारी का कारण मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस आदि जैसे बाहरी एजेंटों की प्रतिक्रिया के अलावा बीमारी की घटनाओं के लिए किसी व्यक्ति की सेंसिटिविटी या प्रवृत्ति इस पर भी निर्भर करती है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि मान लो एक ए बी सी तीन लोग बैठे हैं, इसने छींका, इस पे भी हिस्से गए, इस पे भी गए, हो सकता है इसको सर्दी हो जाए, इसको ना हो। होम्योपैथी दवाएं देकर बीमारियों का इलाज करने की, होम्योपैथी क्या है, दवाई देकर बीमारियों का इलाज करने की एक विधि है जो प्रयोगात्मक रूप से स्वस्थ मनुष्यों पर समान लक्षण पैदा करने की शक्ति साबित हुई है। ठीक है, मतलब गजब ही कॉन्सेप्ट है इनका भी यार। होम्योपैथिक दवाएं मुख्य रूप से प्राकृतिक पदार्थों से तैयार होती हैं, जैसे कि पौधों के उत्पाद, खनिज, पशु स्रोतों, नोसोड, सरकोड आदि से। इन दवाओं को कोई विषैला, जहरीला दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं होता। होम्योपैथी उपचार किफ़ायती भी है और इसकी बहुत व्यापक सार्वजनिक स्वीकृति भी है। अब लिटरली आपको अगर बताऊं मैं, तो होम्योपैथी भाई गजब महंगा है, मतलब गजब महंगा, मतलब वो ठीक है, वो साबूदाना वाली गोली तो दे देंगे, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो गजब महंगा है। जो जो ऐसी ऐसी दवाई देते हैं ना, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये सब दवाइयाँ कमज़ोर नहीं है, मतलब बहुत महंगी महंगी हैं। आप चले जाइए खुशीलाल शर्मा हॉस्पिटल भोपाल, ठीक है, अब 5 दवाई लिखेगा डॉक्टर, 2 दवाई बस मिलेगी हॉस्पिटल के मेडिकल में जड़ी बूटी वाली, बाकी आधा तो एलोपैथिक वाला ही सीन चलता है उसमें भी। तो होम्योपैथी के पास चिकित्सा की ताकत के अपने क्षेत्र हैं, जैसे ये एलर्जी को, ऑटो इम्यून विकारों को, वायरल संक्रमण को, इन सब का उपचार कर देगी। कई सर्जिकल, स्त्री रोग संबंधी और प्रसूति संबंधी, बाल चिकित्सा रोग, ईएनटी, ठीक है, आँख नाक कान दांत त्वचा,
यौन अंगों आदि को भी प्रभावित करने वाली बीमारियों में उपचार कर देती है। बिहेवियरल संबंधी विकार, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, मेटाबॉलिक रोगों का भी होम्योपैथी द्वारा सफलतापूर्वक इलाज हो जाता है। फिर उपचारात्मक पहलुओं के अलावा होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग निवारक मतलब प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों देख लेती है। और प्रोत्साहक मतलब मोटिवेटर मतलब आपका हेल्थ अच्छा है तो उसको और अच्छा बनाने के लिए भी। तो पशु चिकित्सा देखभाल, कृषि, दंत चिकित्सा आदि में होम्योपैथिक दवाओं के उपयोग में रुचि का उदय हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी, सिद्धा, सोवा रिगपा, होम्योपैथी इनके बारे में, और यूनानी के बारे में भी शायद। तो आई होप सो आपको पूरा क्लियर होगा। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो आयुर्वेद है उसके अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं उनको क्लियर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।